नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम कोटा राजस्थान की सैर करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ वहां से एक ऐसी प्रतिभा थोड़ी देर में जुड़ेगी जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब यह है कि वे शायर हैं, गजलकार हैं, प्रसारण कर्मी है, संस्कृति कर्मी है। अब उनकी प्रतिभा जो है वो तो जब हम उनको यहाँ पर इस मंच के साथ जोड़ेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम हमारा है इनको जानिए। इनको जानिए का मतलब यह है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यक्तित्व हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो तभी पता चलेगा कि हमारे आज के विशेष अतिथि कौन है। आइए बता देते हैं आपको। कोटा राजस्थान से अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सुपरिचित शायर, कवि, प्रसारण कर्मी और संस्कृति कर्मी श्री राम नारायण मीणा हल्दर। आइए सबसे पहले अतिथि को जोड़ देते हैं इस मंच पर। क्या बात है, नमस्कार। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत नमस्कार। है। नमस्कार। आप नमस्कार, सभी। नमस्कार। सर, हम तो आपका नाम सुना करते थे और कई रेडियो के प्रोग्राम्स में आपने इतना बेहतरीन काम किया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके अपने जो परिचित हैं, जिनमें बड़े-बड़े प्रसारण कर्मी भी हैं, मुझे मालूम है, और बड़े साहित्य प्रेमी हैं और संस्कृति प्रेमी हैं, तो उन सब से आज ये अवसर मुझे आपने दिया है, तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके पटल पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कल से बहुत सारे लोग, जब आपने पोस्ट डाली थी तो बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी कि हम उन्हें सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही उन सबका स्वागत करता हूँ और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय निकाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। जी सर। क्या बात है। आप मेरी इच्छा, आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अनधा पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई। मैं जी, उनका जी, नमस्ते। हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। साधना हरीश जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों जो ये महानुभाव हैं हमारे इस मंच के नियमित तरीके से, नियमित तौर से लगातार जुड़ते रहते हैं। मैं उनका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू से शांतिलाल सिद्ध जी, जो कश्मीर के बहुत बड़े गायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। वो ये कार्यक्रम हाँ, अब हाँ। देख रहे हैं। तो वाह! आप किसी गीत से शुरू करिए, उसके बाद फिर हम आपके बारे में परिचय देंगे। और चूंकि हाँ। आप एक बहुमुखी व्यक्तित्व हैं, उसके बारे में आपसे बातचीत भी करेंगे। और आज हमें हाँ, आपसे बहुत गाने और लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत सुनने हैं। हाँ, इस हाँ बीच में सर, हमारे बिल्कुल। आकाशवाणी के मित्र अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, 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 बहुत बहुत नमस्ते सर। धन्यवाद आपका, आप जुड़ गए। तो आप कोई अच्छा सा गीत शुरू करिए, हल्दर जी। जी। जी, जी, मैं आप सभी का को नमस्कार करता हूँ। जो भी हमारे रेडियो के प्रसारण कर्मी हैं और जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिनको सुन-सुन कर हमने थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है, उन सबका। और जो बाहर से, भारत के बाहर से जो इस पटल से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत-बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। और आइए, एक जो हमारे राजस्थान का एक बहुत ही बेहतरीन अतिथि सत्कार का जो लोकगीत है, और एक अघोषित रूप से वो राजस्थान का राज्य गीत भी माना जाता है, केसरिया बालम। तो वो हम बचपन से उसे गाते रहे हैं, गाँव में जब थे तब भी गाते थे। पूरे जीवन भर हम उसको गाते रहते हैं, पूरे राजस्थान के लोग। उससे मांड से और इस कार्यक्रम का आगाज़ करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रोफ़ेशनली सिंगर नहीं हूँ। मूलतः मैं आकाशवाणी में अनाउंसर के पद पर काम करता हूँ। और मेरा जो छंदबद्ध जो काव्य है, ग़ज़ल है, दोहे हैं, गीत हैं, ये मैं मूलतः लिखता हूँ। तो ये गायन मेरा जो है, मेरा पहला प्रेम है दरअसल। गायन से ही कविता की ओर हम लोग आए हैं। तो सुनाता हूँ मैं आपको मांड।
अजी केसरिया बालम हाँ ओनी पधारो मारे देश जी हो केसरिया बालम हाँ ओनी पधारो मारे देश साजन साजन मैं करूं साजन जीव जड़ी सूरत लिखाऊं छोड़ ले मैं निरखूं घड़ी घड़ी हो थाने काई प्यारो परदेस जी हो केसरिया बालम हाँ ओनी पधारो मारे देश जी। क्या बात है, क्या बात है। इस गीत के साथ हम सभी अपने मित्रों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे जी जुड़ गए। आपको क्या नाम बता दूं आपको। अनिता पांडे वाह जी वाह लगातार जुड़ी हैं और प्रियंवदा पांडे जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं। संतोष रैना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशोक मिश्री जी हैं, पासवान जी भी हैं। वाह बहुत सारे मित्र जुड़े हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन जी कर रहे हैं। मैं अपने मित्रों को जी ये सर मैं बताना एक चाहूंगा। बात जी 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 आपका जी बताइए हाँ बताइए। मैं दरअसल जो मांड जो है मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। जी जी मांड ये एक विरह गीत है दरअसल। केसरिया बालम तो केसरिया बालम का अर्थ बहुत कम लोगों ने समझने की कोशिश की कि भाई केसरिया बालम क्या है। गाते सब हैं, आनंद सब लेते हैं उसकी गायकी का। गायकी की दृष्टि से इसे देखा जाए तो ये शास्त्रीय संगीत एक राग है, मांड राग भी है। और ये शास्त्रीय संगीत के सबसे ज्यादा करीब लोकगीत है। इतना ज्यादा मुर्कियां, इतनी ज्यादा उसमें जो चीजें हैं वो लोकगीतों में दरअसल होती नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा करीब है शास्त्रीय संगीत के। दूसरी बात ये है इसमें कि राजस्थान के जितने भी अंचल हैं वहां बहुत सारे मांड हैं। केवल केसरिया बालम ही एकमात्र मांड की रचना नहीं है। हर अंचल में जैसे ढूंढाड़ है जिस जयपुर के आसपास का, वहां अलग मांड गाए जाते हैं। मारवाड़ है, हम्म जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर अलग तरह के मांड गाए जाते हैं। हमारा हाड़ौती है जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। यहाँ अलग तरह के मांड हैं। तो मांड बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक दरअसल ये एक लोक संगीत की रचना है। तो पहली बात तो ये कि केवल एक गीत मांड नहीं है, सैकड़ों की संख्या में राजस्थान में मांड हैं। और आज भी यहाँ हजारों लोग जो अलग अलग राजस्थान के हिस्सों में फैले हुए हैं, पारंपरिक गायक हैं, चाहे वो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल मांगणियार और लंगा जो गायक कलाकार हैं, ऐसा माना जाता है कि वही मांड गा, ऐसा नहीं है। राजस्थान के हर अंचल में मांड गाने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य इतना सा है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ नहीं पाए। केवल कुछ पश्चिमी राजस्थान, मेरे ख्याल से जो वहां पर कुछ काम हुआ था तो इस वजह से वो लोग हाईलाइट में आए। बाकी अभी मांड गाने वाले पूरे राजस्थान में असंख्य लोग हैं और उनको आना चाहिए आगे। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात कही आपने। और देखिए हमारे निशा चंद्रा जी भी अहमदाबाद से जुड़ गई हैं। निरुपमा सिंह, अरे वाह क्या बात है। सभी जो हमारे इस समय इस पटल के साथ जुड़े हैं, मैं उनका पुनः आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब देखिए हलधर जी, आज के समय में जी सर। इतना इतना उतनी फुर्सत से लगातार कार्यक्रम सुनना ना, ये तो बहुत बड़ी जी बात है। उस वजह से तो मैं, आशुतोष रैना जी हमारे अनुज हैं, वो भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने मित्रों को आपका संक्षिप्त रूप में एक परिचय ये देना चाहूंगा कि आज हमारे इस मंच के साथ जो जुड़े हैं कोटा राजस्थान से, हमारे आकाशवाणी के परम मित्र हैं, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। क्योंकि उस कारण से
आकाशवाणी देखिए जिसका मूल उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसका तो आप बिल्कुल पालन कर रहे हैं इस रूप में। अब देखिए आप शायर भी हैं, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, आपने बहुत अच्छी गजलें भी लिखी हैं और आप संस्कृति में बहुत रुचि रखते हैं। कई कई विशेषताएं आपकी हैं, तो इसलिए मैंने आज के कार्यक्रम का नाम ही रखा इनको जानिए। इस बीच में बीएल आशा जी जुड़ गए हैं, वो वरिष्ठ हमारे साहित्यकार मित्र हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। और बाकी लोग तो लगातार आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो जी आपका 2012 में दोहा संग्रह आपका प्रकाशित हुआ है। आप जी दोहा भी जी जी बहुत अच्छे लिखते हैं और और आपका जो लेखन विधाएं हैं, दोहा है, गजल है, गीत है, गद्य है, व्यंग्य है, और आप दोनों भाषाओं में लिखते हैं, हिंदी में भी और राजस्थानी में भी। जी और जी जी शुरुआत सर। तो आपने एक मांड से की, और क्या क्या मांड है उसका थोड़ा सा नमूना हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन मैं चाहता जी हूं कि बात तो आगे बढ़ाएंगे, हम आपके जी बारे जी में बात करेंगे। कोई अच्छी सी गजल सौसर पाठ में आप हमें सुनाइए। हमारे जी जी मित्र जी। उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने अगर कहा कि आशुतोष राणा जी सर हैं, जुड़े हुए हैं, आपने कहा। आशुतोष रहना 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 मेरे अच्छा मेरे अच्छा, जी अनुज हैं। जी जी जी। जी 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 अच्छा अच्छा, तो उन भाई साहब को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये दरअसल ये जो आपने कहा गजल की किताब का, आपने ये गजल की किताब है जो वाह 2018 में आई थी, ये गजल की किताब। और इसमें 101 गजलें हैं, बोधि प्रकाशन से आई थी, और इस पे राजस्थान साहित्य अकादमी का जो कविता का श्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जी जी सुधींद्र जी 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 पुरस्कार, पुरस्कार भी वो मिला है। जी जी इस पर मिला है। तो ये ठीक है, पुरस्कार अपनी जगह है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस गजल किताब का शीर्षक है अभी उम्मीद बाकी है। अ, इसमें मैंने ये महसूस किया अपने रचना कर्म के दौरान कि समाज में बहुत सारा ऐसी नकारात्मक चीजें या नकारात्मक चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं कि अरे अब कोई सुधार नहीं हो सकता, जो परिस्थितियां हैं, जो चीजें हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश की कि अ, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और इस मेरी सही गजल की जी किताब में वह जो पॉजिटिविटी है, और जहां कहीं से भी, चाहे वो हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं कि कोई आदमी रिक्शे में अपना सामान भूल जाता है, तो एक रिक्शे वाला, गरीब रिक्शे वाला, उसको ढूंढ कर और वापस उसका सूटकेस या उसका कीमती सामान देकर जाता है, क्या बात है, एक क्या बात है। गरीब आदमी। तो ये जो चीजें हैं, इनको हमें न केवल नकारात्मकता की चर्चा करें, बाकी ये जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें हैं, इनको लेकर एक एक उम्मीद का वातावरण हमें बनाना चाहिए। तो इसी तरह की मैंने कुछ गजलें कहने की कोशिश की। उसमें से एक जो पहली गजल है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसको इस पर जो है बशीर बद्र साहब ने बहुत बरसों पहले, आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, जब वो कोटा में एक मुशायरा था, उसमें आए थे, तो मैं रिकॉर्डिंग करने गया था आकाशवाणी की तरफ से, तो मैं उनके पास बैठा था। तो मेरे पास उस समय 10-12 ऐसे टूटी फूटी गजलें थी। वो 1996-97 की बात है, जब मैं रेडियो में आया था, तो 2-3 साल मुझे हुए। तो मैं उनके पास बैठा, तो मैंने एक डायरी उन्हें दिखाई, अपनी डायरी। तो मैंने कहा, सर मैं लिखता हूँ कुछ, थोड़ा आपका मेरे सर पे हाथ हो जाए इन रचनाओं को देख के। तो वो जो कागज था डायरी का, अरे ये वाह, वो क्या बात है, कागज क्या ये बात है, क्या कागज है। बात है। इसमें बशीर बद्र साहब के हस्ताक्षर हैं, और क्या बात है। उन्होंने लिखा कि रामनारायण मीणा के लिए दुआएं, कि ये गजल में खुद को तलाश कर सकें। ये क्या ये बात है, वो क्या गजल बात थी जो मैंने उनको है। दिखाई थी, बशीर बद्र। ये तो हलधर जी आपके पास एक धरोहर है, इसको संभाल के हाँ, रखिएगा। तो क्या ये बात है। कागज मेरे लिए, ये जो कागज है ना, मेरे लिए बहुत कीमती है। और इसमें मैंने जो लिखा था उस समय, जब मैं 26-27 साल का था, जी जी वो मैं सुनाता हूँ आपको कि मेरे जी मालिक तेरी रजा होगी, मेरे होने की वजह क्या होगी। एक हाय हाय हाय। वैसे ही जीवन में हम सोचते रहते हैं ना कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो ये मैंने उस समय कही थी कि मेरे मालिक तेरी रजा होगी,
मेरे होने की वजह क्या होगी। हादसों के नगर में जिंदा हूँ, हादसों के नगर में जिंदा हूँ, ए मेरी माँ तेरी दुआ होगी। अरे हादसों क्या के बात। नगर में जिंदा हूँ, ए मेरी माँ तेरी दुआ होगी। रूह महसूस जिसे करती है, रूह वाह वाह वाह, महसूस जिसे करती है, करती है। तेरी तेरी सूरत मेरे खुदा होगी। अरे रूह महसूस क्या जिसे बात है, क्या करती बात है, है। तेरी बहुत बढ़िया। सूरत मेरे खुदा होगी। मेरा दरवाजा हिलाया जिसने, मेरा दरवाजा हिलाया जिसने, वो कोई बावरी हवा होगी। मेरे होने की वजह क्या होगी, मेरे होने की वजह क्या होगी, मेरे मालिक तेरी रजा होगी। तो ये उस समय की है जब मुझे गजल का व्याकरण भी नहीं मालूम था दरअसल, लेकिन एक लय थी, क्योंकि संगीत मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। और मुझे गजल सीखने के लिए, गजल का जो छंद शास्त्र है उसे सीखने के लिए संगीत मेरे अंदर था, लय मेरे अंदर थी, तो मुझे बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, गजल की बहरें क्या मैं बात। आसानी से सीख गया। तो ये एक चीज हुई। और आपने कहा कि अब मैं किताब में से आपको ये गजल सुनाता हूँ। लेकिन अ, लेकिन सुनिए हलधर जी, जी बिल्कुल जी बताएं। सस्वर पाठ करिएगा, गा के सुनाइएगा, हाँ हाँ बिल्कुल, तरन्नुम में। वो मैं वही गजल ढूंढ रहा हूँ मैं, जी, जिसे मैं आपका स्वागत है। उसके 3-4 शेर मुझे याद हैं, देखने की जरूरत नहीं। मैं दरअसल आपको वो पूरे गजल, पूरे पूरे स्क्रीन पे ला रहा हाँ जी हाँ जी, तो वो गजल दरअसल यूं है कि जब आप, हम सब लोग मूलतः गांव से निकले हुए लोग हैं। हम चाहे आज बहुत सारे हमारे मित्र विदेश में रहते हैं, तो उनकी अगर तीसरी पीढ़ी को आप देखेंगे तो वो गांव से निकलेगी। हम तो सीधे सीधे गांव से हैं। तो हमारे लिए तो गांव ही सब कुछ है। और शहर में तो हम ऐसे रहते हैं जैसे किराएदार रहते हैं। सब कुछ, सारा, सारी शक्तियां और सब कुछ जो संचित हम करते हैं वो सारा अभी भी गांव की स्मृतियों ही संचित करते हैं। तो एक गजल है, जब आप गांव छोड़कर आ जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय से आपने गांव को याद नहीं किया, तो गांव आपको उलाहना देता है। आपके रिश्तेदार, उनमें आपकी माँ हो सकती है, आपके मित्र हो सकते हैं, वो किस तरह से गांव आपको उलाहना देता है, ये एक गजल में मैंने कहने की कोशिश की, सुनिए आप। कि फोन करके कभी पूछ ले, गांव का हाल कैसा हुआ। ए फोन करके कभी पूछ ले, गांव का हाल कैसा हुआ। हो अपनी सरसों उगी के नहीं, हाँ अपनी सरसों उगी के नहीं, खाद पानी का क्या क्या हुआ। फोन करके कभी पूछ ले, वाह वाह। गांव का हाल कैसा हुआ। शेर सुनिए इसका, क्या क्या वहां हो गया और आपको खबर तक नहीं है। कि आम के पेड़ अब के बरस, मंजरी से लदे कि नहीं, आम के पेड़ अब के बरस, मंजरी से लदे कि नहीं। हाँ गाय रीति रही या फली, हो गाय रीति रही या फली, उसके बछड़ी या बछड़ा हुआ। क्या कौन, बात है, क्या बात। हो गाय रीति रही या फली, उसके बछड़ी या बछड़ा हुआ। फोन करके कभी पूछ ले। दूसरा शेर सुनिए। कि सारे त्योहार बदरंग हैं, सिर्फ कहने को हम संग हैं। परिवारों का विघटन और लालच ने क्या हालत कर दी है गांव की, देखिएगा। वाह कि वाह।
सारे त्योहार बदरंग हैं, सिर्फ कहने को हम संग हैं। अरे अपने कुनबे का चैन और सुकून, हो अपने कुनबे का चैन और सुकून, रंजिशों का निवाला हुआ। क्या बात। फोन करके कभी पूछ ले। एक और शेर देखिए, बड़ा मार्मिक है कि तेरे बचपन के साथी कई कर्ज में डूब कर मर गए। तेरे बचपन के साथी कई कर्ज में डूब कर मर गए। जो बचे हैं उन्हें सूद का, हो जो बचे हैं उन्हें ब्याज का, दिन ब दिन अस्थमा सा हुआ। फोन करके, अब एक इसका आखिरी शेर है वो सुनाता हूं मैं, कि आपको किस तरह लोग याद करते हैं और उन याद करने वालों की उम्मीदें और उनके जीवन की सांसों के क्षण कितने कम रह गए हैं। देखना, आप सुनिएगा ये शेर। हाँ, जितना पानी कुएं में बचा, आंख में अब बची रोशनी। जितना पानी, हो जितना पानी कुएं में बचा, आंख में अब बची रोशनी। आखिरी वक्त है लौट आ, आखिरी वक्त है लौट आ, तुझको देखे जमाना हुआ। क्या बात। फोन करके कभी पूछ ले गांव का हाल कैसा हुआ। ओ अपनी सरसों उगी के नहीं, खाद पानी का क्या क्या हुआ। जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी। अब सब लोग साधना जी लिख रही कि गांव का दर्द है आपकी गजल में। पासवान जी कह रहे हैं बहुत उम्दा है, और आशा जी ने कहा बहुत बढ़िया, जमीन प्रकृति रिश्तों की बात है इसमें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सभी का अच्छा, बहुत बहुत आपकी गजलें और सुनेंगे, आपकी रचनाएं तो सुनते रहेंगे। आपने जी जी शुरू में मांड का जिक्र किया कि केवल वही मांड नहीं और भी राजस्थानी में है। हाँ चूंकि हाँ हाँ आप राजस्थान की लोक संस्कृति में पले बढ़े हैं, जी आपने जी पूरा जीवन उसी में रच बस गए हैं आप, और राजस्थान के अंतरंग को आपने भोगा है, जिया है। तो मांड की जो बात आप कर रहे हैं, या जो शुरुआत में आपने मांड सुनाई, जी तो जी जी और किस प्रकार का की मांड है जो उसका कुछ उदाहरण सुनाएंगे ना, कि जो हाँ आपने हाँ 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 उसका जिक्र हाँ किया जी था। हाँ जी हाँ जी। देखिए, मैं एक मांड और सुनाता हूँ आपको। वो मांड मैंने सुना था हमारे जो आकाशवाणी के एक बहुत ही टॉप ग्रेड कलाकार हैं, बनारसी लाल, जोधपुर के हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो सुगम संगीत और लोक संगीत दोनों में टॉप ग्रेड कलाकार हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे हर रेडियो स्टेशन पर सभी कलाकारों की रिकॉर्डिंग्स होती है। तो जब मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जब प्ले करता है, तो मैं अंदर से हिल जाता था कि कोई इतना बढ़िया सिंगर, मतलब लोकगीत कैसे गा सकता है, इतनी जबरदस्त मुर्कियां। अरे बाप रे, मैं तो सुन के हतप्रभ रह जाता हूँ उनको जब जब सुनता हूँ। तो उन्होंने एक जो मांड है, मांड असल में राजा, जो हमारे पहले जो सामंत और राजा होते थे, उनके दरबार में उनकी विरुदावली के रूप में भी गाए जाते थे मांड, वो भी मांड की श्रेणी में आते हैं। तो एक उनका गाया हुआ एक मांड है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, उसका मुखड़ा आपको सुनाता हूँ, कितना सुरीला है। जी। अजी छप्पर पुराना ढोला, हे पड़ गया सा, छप्पर पुराना ढोला, हाँ पड़
गया सा टूटन लाग्या बोदाबांस, टूटन लाग्या बोदाबांस, अब घर आओ गोरीरा साहिबा हो क्या बात। जी। छप्पर पुराना ढोला ए जी पड़ गया सा टूटन लाग्या बोदाबांस, अजी टूटन लाग्या बोदाबांस, वाह वाह वाह, क्या अब बात है। घर आओ गोरीरा साहिबा। अब देखिए इसका जो अर्थ है मैं बताना चाहता हूं। इसका जो नायिका है वो जो उसका पति बाहर है उसको क्या कहकर बुला रही है। ये सौंदर्य, पोइट्री का सौंदर्य देखिए। लोक का जो साहित्य है वो सबसे उम्दा साहित्य है। हम बात करते हैं मौलिक साहित्य सब कुछ है, लेकिन लोक आपके लिए बहुत पहले बहुत बेहतरीन लिख गया, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। आप देखना इसका इसका जो इस मांड के मुखड़े में जो सौंदर्य है वो उसका अर्थ मैं बताता हूं आपको कि आपके लोक में क्या क्या है। छप्पर पुराना पड़ गया जी, टूटन लाग्या बोदा बांस। वो कह रही है कि ये जो यौवन है, ये जो मेरा यौवन है, ये पुराना पड़ता जा रहा है और धैर्य की जो बल्लियां हैं वो टूटने लग गई हैं मेरे जीवन जीवन की। और अरे आप वाह। अभी तक देखिए कि मेरा जो यौवन है वो पुराना पड़ता जा रहा है। आप युद्धरत हो, आप बाहर हो, आप अभी आए नहीं हो, और मेरे धैर्य की जो जो सपोर्ट हैं, जो जो बल्लियां हैं वो टूटने लग गई हैं। अब तो आप घर आ जाओ। आप क्या बात है, देखिए क्या बात। कितना कितना महान लोक साहित्य है जिसे समझने की बहुत जरूरी है। और ये समझ में बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में जब आप उसमें रचते बसते हो, चीजों को बारीकी से अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तब ये चीजें समझ में आती हैं सर जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आगे और लोक संगीत की बात करेंगे। तो जी ये बताइए प्रभु कि आकाशवाणी में कैसे आना हुआ। आपको तो गायक होना चाहिए था, आपको और कहीं लेकिन आकाशवाणी भी एक ऐसी ऐसी मतलब जगह है जहां पर आपको बहुत संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि कला का मंदिर है आकाशवाणी। आकाशवाणी मेरे लिए कोई नौकरी करने का ऐसा कोई वो नहीं था मेरा। मैं बहुत पागलों की तरह दीवाना था रेडियो का। मैं बहुत जबरदस्त लिसनर था और आकाशवाणी इंदौर मेरा सबसे अच्छा केंद्र हुआ करता था। जब मैं किशोरावस्था में था, 70 से और 80 के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था, तो आकाशवाणी इंदौर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा सुनाई देता था। और मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे उस समय आकाशवाणी इंदौर की फ्रीक्वेंसी मेरी जबान पर रट गई थी। वहां के क्या उद्घोषक जब उद्घोषणाएं करते थे, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। ये जो है मुझे उस समय रट गई थी जब मैं जो है 7वीं 8वीं में पढ़ता था। और वहां के जितने भी प्रस्तुत करता थे, उदित तिवारी, निम्मी माथुर और नंदा जी कान्हा जी, जो जो वहां का बहुत एक जबरदस्त एक कार्यक्रम था, वो खेती गृहस्थी जो कार्यक्रम था, उसकी धुन मुझे इतनी सुंदर धुन आज एसटी जिसको अपन बोलते हैं सिग्नेचर ट्यून, आकाशवाणी इंदौर के खेती गृहस्थी कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून जैसी धुन मैंने आज दिन तक नहीं सुनी। तो ये सब मेरे बहुत मतलब मुझे लगता था कि मेरा जन्म केवल रेडियो में काम करने के लिए हुआ है। तो बस इसलिए मुझे कोई और काम अगर मैं करता तो शायद मैं सफल नहीं होता, क्या अगर मैं बात है, रेडियो क्या में बात। नहीं होता। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छा। कई लोग तो देखिए ना अपने जीवन में, जैसे आप बहुत अच्छा गाते हैं, और गायकी का आपको ज्ञान है। जिस तरह से जी। आपने अभी दो तीन रचनाएं सुनाई, गाकर सुनाई आपने, मांड सुनाया और आपने हुँ, अपनी गजल सुनाई। तो हुँ। वैसे आप मुझे थोड़ा सा ये आभास मिला है कि आप जगजीत सिंह साहब को बहुत फॉलो करते रहे हैं शुरू से। ये सही है हाँ, क्या? जगजीत जगजीत सिंह साहब और जितने भी हमारे देश के जो
गजल गायक हुए हैं, मेहदी हसन साहब से लेके, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी वर्तमान समय के जो सिंगर हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ। और जगजीत सिंह साहब का तो कहना है क्या है, वो तो उनका बेस जो है, सिंगिंग का बेस है, क्या इतना मधुर बेस, और मतलब ऐसे उतर जाता है दिल में कि उसके लिए कोई उपमा नज़र नहीं आती। इतना लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब ऐसा उनका काम है। तो सभी जो गज़ल गायक हैं, चाहे वो गुलाम अली साहब हों, चाहे मेहदी हसन साहब हों, चाहे हमारे जो बाद की पीढ़ी के जो आए हैं, चंदन दास जी हों, प्रद्युम्न शर्मा जी हों, और इधर से अपने जो हैं जिन्होंने वो गज़ल गाई, वो गज़ल तो नहीं था, असल में गीत है वो, चिट्ठी आई है पंकज उदासी, गीत है वो। जी जी। है ना? तो कई लोग, क्या होता है, गज़ल गायक कोई भी रचना गाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गज़ल ही है। ये एक बारीक बात है वो जो तो बात सही। अच्छा, है ना? जगजीत सिंह साहब की कोई गजल को थोड़ा सा सुनाइए, अच्छा लगेगा। हाँ, वो तो उनका तो बहुत मुझे बहुत सारी मुग़ज़बानी याद है उनकी। उनकी गज़लें हैं और उनकी रचनाएँ। जैसे एक उनकी एक है वो, अ, जो निदा फ़ाज़ली साहब की रचना है। क्या बात है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन सितारे हो गए। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन सितारे हो गए। दूसरी लाइन मुझे याद नहीं आ रही बाकी। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी अच्छा, अब हम थोड़ा सा लोक संस्कृति की बात करेंगे। जी। जैसे देखिए ना, हर एक प्रदेश में, हर एक प्रांत में लोक संस्कृति के जो गीत होते हैं, जो जिनको हम संस्कार गीत कहते हैं, अलग अलग हम्म हम्म अवसरों हम्म पर जो गीत गाए हम्म जाते हैं, बच्चा पैदा होता तो हम्म उस समय। तो हाँ। राजस्थान में भी कुछ ऐसे आपने बहुत अच्छी स्टडी की है इसकी, जो अलग 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 अवसरों पर जो लोक गीत गाए जाते हैं, जो विशेषकर हम्म महिलाओं द्वारा गाई हम्म जाती है वहां पर। कुछ हम्म नमूने के तौर पर अगर आप सुनाना चाहेंगे, अलग अलग हाँ हाँ अवसरों के, अगर दो दो तीन तीन पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे। हाँ हाँ, राजस्थान की बिल्कुल। जो ब्यूटी है, राजस्थान की जी जो जी। अपनी संस्कृति है, उसमें रचा हम्म बसा है हम्म जो। जी जी। हम्म। देखिए, आपने अच्छा याद दिलाया। दरअसल 2008 के बाद मेरे ख्याल से आकाशवाणी पर एक सॉफ्टवेयर स्कीम, और उसके बाद में संस्कार गीतों का जो एक परियोजना थी, वो मेरे ख्याल से हमारे जो सोमदत्त शर्मा जी थे, है ना? उन्होंने एक बहुत ही बड़े रूपरेखा बनाकर और ये काम दिया था रेडियो स्टेशनों को कि वहाँ की जो लोक संगीत है, लोक गाथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, लोक नाट्य हैं, और जो लोकगीत हैं, उन सबको आप जितना कर सकते हैं करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने आकाशवाणी कोटा पर काफ़ी काम किया, और आपको ये सुखद लगेगा कि राजस्थान में तेजा गायन जो है, एक हम्म। बहुत बड़ी लोक परंपरा है, तेजा जी गायन। जी। हम्म। और
वो तेजा गायन पूरे राजस्थान के गांव-गांव में गाया जाता है, आज भी गाया जाता है। बड़ा एक लोक गाथा है वो, जो कई दिनों तक चलती है। आकाशवाणी कोटा ने और क्योंकि मैंने जो है बचपन से अपने गाँव में वो सुना था और गाया भी था तेजा गायन। हमने खेल भी किया तेजा जी का, जब जो लोक नाट्य था उसमें भी हम भाग लेते थे, हम गाते थे खूब। तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल का काम हो गया, अपने को तो कितना बढ़िया काम मिल गया। तो हमने वो सॉफ्टवेयर स्कीम के तहत तेजा गायन का पूरा रिकॉर्ड करने का हमने प्लान बनाया और फिर हमने पूरे हाड़ौती के 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 जिलों के लगभग 32 गांवों का हमने सर्वे किया और तेजा गायन की हमने लगभग 16 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की। पहले तो हमने टीमों का चयन किया गांव-गांव में जाके और फिर लगभग 16 घंटे की हमने जो है तेजा जी की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी कोटा पे करके और महानिदेशालय को भिजवाई, वहाँ की हमारी लाइब्रेरी में। तो ये एक बहुत बड़ा काम था कि उसको मूल स्वरूप में रिकॉर्ड करना और फिर उसका भावार्थ और उसका टेक्स्ट उसको लिपिबद्ध करना पूरा, वो काम हमने किया। उसके बाद में बहुत सारे हमने काम किए। फिर संस्कार गीत की एक प्रोजेक्ट आया, संस्कार गीतों की हमने काफ़ी रिकॉर्डिंग की, हाड़ौती के जो मूल संस्कार गीत। तो आपने कहा कि उसमें से कुछ सुनाएँ, मैं वहाँ पर आता हूँ अब। जी, जी, जी। संस्कार गीत मैं याद करता हूँ, मैं बचपन याद करता हूँ, तो हमारे गाँव में रात-रात भर हमारी माँ, हमारी बुआएँ और जो गाँव की जो औरतें थीं, वो गीत गाया करती थी, चाहे शादी-विवाह के गीत हों, चाहे देवताओं के गीत हों, चाहे कुछ शुभ अवसर हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता था उस समय। पता नहीं, मैंने कहा ये सोने नहीं देती रात भर, जाने क्या गाती रहती। देखिए, आप चीज़ों को कई सालों तक समझ नहीं पाते हैं, एक उम्र पर आपको चीज़ों को समझ में आती है। तो हमें बड़ा क्या सोने ही नहीं देती, न पढ़ने देती, हम किताब लेके बैठते, वो बहुत सारी औरतें गीत गाने लगती। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि हाँ, एक सामूहिक सा सुर है, तो इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता था हमें। लेकिन जब हमने संस्कार गीत, जब मेरी उम्र 45 साल की हुई, जब मैं 45 साल का हुआ, तब मैंने जब वो संस्कार गीत रिकॉर्ड करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उसमें कितना महान साहित्य है वो और कितना गज़ब का काम है, जो हम समझ ही नहीं पाते हैं संस्कार गीतों। एक गीत की पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे याद आ रही है। देखिए, कितना बाकायदा वो उसकी धुनें बिल्कुल अगर शास्त्रीय संगीत के लोग उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी धुन का, तो वो किसी न किसी राग पर आधारित मिलेगी, ये तय है। तो एक गीत मुझे याद है, बधावा। एक बधावा हमारे यहाँ प्रचलित है। बधावा को कहते हैं बधाई का गीत। शुभ अवसर पर, वो शादियों में भी बधावे गाए जाते हैं, बच्चा पैदा होता है तब भी, यानी शुभ अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत हैं कुछ, वो बधावा हमारे यहाँ के। अब देखिएगा आप, उसका अर्थ भी मैं बताऊँगा, अर्थ समझने में मज़ा आएगा। एक बधावा की 2 पंक्तियाँ सुनिए। अरे मारा बड़ला रे थारो सो परवार, पान थोड़ा रे तीत्या घणकारी, मारा बड़ला रे थारो सो परवार, पान थोड़ा रे तीत्या घणकारी। ये महिला समूह स्वर में गाती, बहुत सुंदर लगता है। अब अर्थ सुनिए इसका। परिवार को बरगद की संज्ञा दी गई है। परिवार का जो मुखिया है, जो बड़े लोग हैं, उसको बरगद, म्हारा बड़ला, ओ मेरे बरगद के पेड़, थारो सो परिवार, तेरा परिवार बहुत विस्तृत है, लेकिन पान थोड़ा रे तीतियां घनकारी, इसमें जो बड़े पत्ते हैं वो कम हैं, यानी उम्रदराज लोग कम हैं और तीतियां घनकारी यानी जो कोमल पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यानी आपके परिवार में बुजुर्गों की संख्या कम है और नए छोटी उम्र के बच्चे ज्यादा हैं। ये अर्थ मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने अपने अनुभव से उसमें अंदर घुसकर मैंने ये अर्थ, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है,
लेकिन ये जो समझने की चीजें हैं, आपके लोक को समझने की चीजें हैं, जब आप अंदर जाते हो बहुत आनंद आता है सर, कि इतना महान साहित्य हमारे लोक में पड़ा हुआ है, रचा बसा है। तो इस तरह से जब हमने संस्कार गीत रिकॉर्ड किए तो मैं खुद समृद्ध हुआ, और मुझे नहीं लगा कि ये कोई नौकरी है, मुझे लगा है ये एक बड़ा काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। जी, तो अच्छा, संस्कार गीतों में और भी है, जैसे शादी ब्याह में जो गीत गाए हाँ, जाते हैं, हाँ, जब हाँ, बिटिया हाँ, हाँ, का जब ससुराल के हाँ, लिए हाँ। विदा किया जी, जाता जी। है, तो उस समय भी विदाई गीत होते होंगे, उसकी हाँ, 2-3 पंक्तियाँ सुनाएं। विदाई गीत हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हाड़ोती की बात करूँ, यानी जो मैंने सुना है, जिसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ, जिसमें मैं बड़ा हुआ, जिसमें जिन गीतों को सुनकर, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, बाकी जगह की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए, एक गीत हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आपको गीत मिलेंगे हाड़ोती में, शादी विवाह के गीत सबसे ज़्यादा मिलेंगे। एक-एक छोटी-छोटी इवेंट के गीत मिलेंगे आपको, यानी मेहंदी के गीत मिलेंगे, हल्दी के गीत मिलेंगे, बारात जा रही है उसके गीत मिलेंगे। एक बिंदोरा होता है हमारे यहाँ पर, यानी दूल्हा घर-घर जीमने के लिए जाता है, जब उसका लगन आ जाता है उसके दिन से फेरों तक वो घर-घर में जीमने के लिए जाता है, तो उसके गीत मिलेंगे आपको। जब बारात जा रही है रात में, वो सब गीत सैकड़ों की संख्या में गीत है। उसमें का एक गीत मैं आपको उसकी वो सुनाता हूँ, देखो, उसमें मज़ा आएगा आपको सुन के, कि जो वाह, वाह! जो दूल्हा है, वो कितना नाज़ुक है, वो कितना नाज़ुक है। और मतलब जब वो दूल्हा है तो उसको देखना, अब मैं उसको सुनाऊँगा आपको। अ, औरतें गाती हैं उसको। अजी बनो तुम्हारो हाकम को लड़को, जी बनो तुम्हारो ए हाकम को लड़को, अजी पान चाबता आयो जी पसीनो, हे ढुलबा दियो पंखो, जी बनो तुम्हारो हे हाकम को लड़को, जी बनो तुम्हारो हे हाकम को लड़को, हे क्या बात! पान चाबता आवे जी पसीनो, ढुलबा दियो पंखो, जी बनो तुम्हारो। बना जो है, जो दूल्हा है, वो इतना नाजुक है, इतने बड़े घर का, ऐसा है कि पान खाते हुए उसके पसीना आता है। आप देखो, क्या बात है! इतना नाजुक है वो, कि इतना पान खाने के लिए भी जोर लगाता है ना, तब भी उसके पसीना आ रहा है इतना, कि बनो तुम्हारो हाकम को लड़को, जी बनो तुम्हारो ए हाकम को लड़को, अजी पान चाबता आवे जी पसीनो, ए ढूंढबा दियो पंखो, पंखा झलो उसको, पान खाते हुए उसके पसीना आ रहा है, इतना नाजुक है गर्मी में, तो उसके पंखा झलो। ये देखो, ये जो सौंदर्य, अब इसमें बीच-बीच में दोहे आते हैं कि चांदा थारे चांदनी जी कोई, चारों पाण्या जाए बनासा, चारों पाण्या जाए, अजी दो तोड़ा की राखड़ी जी कोई, अरे कहाँ गुमा कर आई। मतलब चंद्रमा की 4 कलाएं हैं, चारों ही जो है वो पानी भरने के लिए जा रही हैं, मतलब उसका कोई वो नहीं है, वो तुक मिलाती हैं और उसका तुक मिलाकर आनंद लेती हैं। तो कई ऐसे-ऐसे आनंद है, लेकिन दुःख की बात ये है कि नई जो लड़कियाँ हैं, वो उन्हें सीख नहीं रही हैं। नहीं, नहीं, बहुत ही वो वो मैं उसकी ओर आना चाह रहा था, लेकिन हाँ, बीच में ये सूचना जी, देना चाह रहा हूँ आपको। लक्ष्मी जी। शंकर वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका स्वागत करने के लिए। अरे! वाह, और वाह सर, और प्रणाम। और उन्होंने एक कमेंट में कहा है, कितनी समृद्ध है हमारी लोक संस्कृति, उसमें कोई जी, संदेह जी, नहीं है। लेकिन जी। आकाशवाणी ने तो वैसे बहुत कार्य किया है इस दिशा में। हमारी जो हुँ, लोक संस्कृति है, लोक संस्कार गीत हैं, उनको जी, जी। संरक्षित रखने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि बहुत जी, जी। बहुत श्रम किया गया है, बहुत काम किया गया है, जो आकाशवाणी के आर्काइव्स में अभी मौजूद हैं। और जी। आकाशवाणी ने इस दिशा में हर हर प्रांत में जहाँ-जहाँ पर आकाशवाणी के केंद्र हैं, उनके पास अपनी लाइब्रेरी है,
और उसमें ये लोक संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है। अब जी, आगे हमारी जो आपने जो संकेत किया था कि हमारी जो आगे आगे की पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी है, जी, जी। वो कितने इंटरेस्टेड है इसमें और उनको कितना इसमें रुचि दिखानी चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा मेरा एक सुझाव है इसमें कि जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारी संस्कृति के जो हमारे संस्कार गीत हैं, जो हमारे लोक गीत है, उनको भी एक चैप्टर के रूप में शामिल करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तभी ये जी, हमारी जी, जी। संस्कृति और संस्कार गीत जीवित रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपने तो खुद राजस्थानी में भी खूब लिखा है हलधर जी, गजल बहुत हाँ, अच्छी हाँ। लिखी है। हाँ, राजस्थानी में भी मेरा संग्रह की सोचता रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम यही है सर कि बहुत सारी जगह पर जब आपकी रुचियाँ होती हैं, तो वो तिरोहित हो जाता है काम, एक जगह हो नहीं पाता। जैसे अब गाने में भी रुचि है और बहुत सारे काम है, रेडियो की नौकरी भी है। फिर लिखना भी होता है, उनको संग्रह के रूप में, पांडुलिपि के रूप में तैयार करना, तो बहुत सारा काम मेरा समय पर नहीं हो पाता दरअसल। लेकिन हाँ, भविष्य में राजस्थानी का संग्रह मेरा लगभग जल्दी आएगा और अगर आप कहें तो मैं एक राजस्थानी के गीत की कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ सुनाइए, आपको। आपका स्वागत है, हाँ, स्वागत है। मेरा एक इन दिनों पिछले 2 साल में मेरा एक गीत जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कवि सम्मेलनों में उसे काफ़ी सुना जा रहा है उस गीत को। तो सुनाइए, वो सुनाइए। हाँ, वो गीत की भूमिका केवल इतनी सी है कि उम, जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेम है, अंतरजातीय प्रेम है, उसे अभी भी हमारे ग्रामीण समाज में स्वीकृति नहीं है। अभी हमने उसको उस तरह से, यानी कि बड़ी परेशानियाँ आती हैं अगर लड़का दूसरी जाति का है, लड़की दूसरी जाति की है, तो उनका संबंध करने में अभी लोग इतने सहर्ष तैयार नहीं हो रहे, काफ़ी परेशानियाँ आती। तो वो जो है, वो परेशानी काफ़ी मैंने देखी और उस पर मैंने एक गीत लिखा कि एक लड़के को जब दूसरी जाति की लड़की से प्रेम हो जाता है, तो उसकी क्या परेशानियाँ हैं, उस लड़के क्या-क्या सोचता है वो? ये थोड़ा मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि अब कवि सम्मेलनों के हिसाब से थोड़े ऐसे विषय रखने पड़ते हैं कि लोगों को हम जोड़ सकें। जो हम आपका जैसे स्वागत लोग है, होते हैं, सुनाइए। वो तो सुनाता हूँ मैं आपको कि मतलब वो जो नायिका है गीत की, वो उसे मतलब उकसाती है एक तरह से कि वो उसे जीवन साथी बनाने के लिए या उसके साथ जीवन भर रिश्ता निभाने के लिए उसे बार-बार कई तरह से जो है उसको करती है और वो डरता है, क्योंकि जातियों का वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे समाज में इतनी हैं। तो ये जो असमंजस है दोनों के बीच में, उस मन स्थिति पर गीत है, सुनिए। आपका स्वागत है। हे हे नैना सुहेला मत पाड़े रे, नैना सुहेला मत पाड़े, हिबड़ा पे गेला मत पाड़े। हे नैना सुहेला मत पाड़े, हिबड़ा पे गेला मत पाड़े। हाँ, माखन सा नाजुक मनड़ा पे और जोबन का भाला मत गाड़े, कि थारी म्हारी चुगली सारो गावड़ो करे। हर जात पात सू छोरो भापड़ो डरे। हे नैना सुहेला मत पाड़े, हिवड़ा पे गेला मत पाड़े। माखन सा नाजुक मनड़ा पे अज जोबन का भाला मत गाड़े, कि थारी म्हारी चुगली सारो हे गावड़ो करे। क्या बात है। जात पात सू छोरो भापड़ो डरे। अब आप देखिएगा सर, जी। वो उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन किस तरह से करता है। उसमें कहीं उसके दैहिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है। गीत की जो बात मैं बताना चाहता हूँ
वो कितनी शुभ है वो, लेकिन उसकी मजबूरी है, जातियों का इतना बड़ा एक तरह से खौफ है कि वो उसे अपने जीवन साथी नहीं बना पा रहा, लेकिन वो उसकी उसकी प्रशंसा करता है। क्या कितनी शुभ है, देखिएगा आप। हे ज्यां पे थारी खुरप्यां चाले वे मूंग फड़ियां छे लड़ा झड़ा। खेत में मूंगफली की गुड़ाई करती है और जिस पौधे की गुड़ाई करती है उसमें फड़ाव ज्यादा आता है, उसमें मूंगफली ज्यादा आती है। इतनी शुभ है वो, देखना आप कि चीजें हमारे ग्रामीण अंचल से, खेती बाड़ी के जीवन से किस तरह आ सकती हैं। लक्ष्मी शंकर जी वाजपेयी साहब सुन रहे हैं, तो अगर आप इस पंक्तियों को सुनिएगा सब, कि हमारे लोक भाषा में किस तरह से एक एक अलग तरह की उपमा के रूप में पोइट्री आती है कि जहाँ पे थारी खुरपी चाले वे मूंग फड़िया छे लड़ा झड़ा। ए थारी मुड़कन पड़ जावे तो बेगा सा पाके गऊ चना। तू अगर खेत की तरफ, गेहूं और चने के खेत की तरफ वो मुस्कुरा दे तो वो फसल जल्दी पकने लग जाती है। क्या ये इन बात है, पंक्तियों क्या का, बात है, क्या बात। हाँ, ये देखिएगा कितनी शुभ है वो। मैंने कहा कि दैहिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है, उसके गुणों का वर्णन है कि क्या बात। जहाँ पे थारी खुरपी चाले वे मूंग पड़िया छे लड़ा झड़ा। ए थारी मुड़कन पड़ जावे तो बेगा सा पाके गऊ चना। अरे तू लूरो करबा आवे तो, खरपतवार निकालने के लिए अगर तू खेत में आए तो क्या करूं मैं, कि तू लूरो करबा आए तो हे पाणत कर तोरू रात दना। केऊं दन फूल सु बिहड़ को मारो फावड़ो चले। क्या बात है, क्या बात। जिस जिस दिन तू खरपतवार निकालने खेत में आए तो मैं रात भर सिंचाई कर सकता हूं, और उस दिन जो फावड़ा है मेरा, सिंचाई करने का फावड़ा है, वो फूल से भी हल्का लगता है मुझे। क्या ये बात है, जो है, क्या बात है। हाँ, तो ये पूरा गीत है, बड़ा गीत है उसका। और मेरे ख्याल से हमें बातचीत को, और आपने कई बिंदु तय किए होंगे, तो हम सोचते हैं कि आप उन जी सबको जी टच करते हुए चलें। नहीं नहीं, जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी हाँ, बातचीत चल रही है। और हाँ, इस बीच में अगर आपकी अनुमति है, वैसे भी जी सर। फेसबुक के माध्यम से मैंने अपने मित्रों को कल से सूचित किया है। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा, मैं एक पुस्तक दिखाना चाहूँगा। ये हमारे वाह, वाह, पिताश्री पंडित मोहन निराश जी, जो कश्मीर जी। के हाँ, 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 सुपरिचित जाने माने कवि और प्रसारण कर्मी थे। वाह, आप भी आकाशवाणी से रिटायर हुए हैं। उनका वाह, वाह, वाह। 2000 में देहांत हो गया है। और उनकी जो कुछ रचनाएं जो अप्रकाशित रही थी, और कुछ वाह, रचनाएं जो वाह, उनकी प्रतिनिधि रचनाओं के रूप में मानी जाती हैं, उनका ये वाह, संग्रह है। वाह। ये कल ही हाँ, मेरे हाँ, पास प्रकाशक की तरफ से आ गया है। और क्या अब कहने, वाह, वाह। कुछ दिनों बाद हम इस पर लोकार्पण कार्यक्रम रखेंगे। तो हाँ, हाँ, ये हाँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इनके आशीर्वाद से ये 160 पृष्ठ की पुस्तक है। मैं जी, जी, अपने मित्रों को ये पुनः दिखाना चाहता हूँ। वैसे फेसबुक पर मैंने पूरा इसका विवरण डाल दिया है। ये जी। इसका मैंने थोड़ा बहुत साहस किया है इसका संपादन करने का। हाँ, और हाँ, उनके हाँ, हाँ, क्या आशीर्वाद बात। से ये पुस्तक आ गई है। ये बड़ा काम हो गया। जी, जी। चलिए, ये बहुत बड़ा हुँ, काम हो गया। अब बातचीत हुँ, हम आगे रख लेंगे। तो मुझे ये बताइए, दो चीजें हैं। आप आकाशवाणी जी। में आए तो आपने हुँ, हुँ, आकाशवाणी को क्या दिया, और आकाशवाणी से आपने क्या प्राप्त किया, ये मुझे हुँ, संक्षिप्त में बताइए। आपके हुँ, व्यक्तित्व को निखारने में आकाशवाणी की हुँ, क्या भूमिका रही, और हुँ। आकाशवाणी को और आगे बढ़ाने में आपकी क्या भूमिका रही। देखिए, मैं अपने मुँह से बताऊँगा, 30 साल का काम है आकाशवाणी कोटा में मेरा। और 3 साल मैं इस दौरान बांसवाड़ा में भी रहा, जो बहुत ही आदिवासी राजस्थान का बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। लेकिन ये सवाल कि मैंने आकाशवाणी को क्या दिया, ये सबसे अच्छी तरह से यहाँ के श्रोता बता सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रोमिनेंट जो काम है, जैसे सॉफ्टवेयर स्कीम के तहत हमने तेजा गायन की,
जो रिकॉर्डिंग की, मेरे ख्याल से ये बहुत अद्भुत काम है। इसके अलावा यहाँ एक ढाई कड़ी की रामलीला, यहाँ एक लोक नाट्य है, यानी कि ढाई कड़ी क्या है? ढाई कड़ी एक छंद है, 2 पंक्तियां पूरी और एक आधी पंक्ति, उसमें पूरी रामायण है, लोक भाषा में रामायण। उसकी भी हमने जो है रिकॉर्डिंग की सॉफ्टवेयर स्कीम के तहत, और वो बहुत अद्भुत है। इसके अलावा हमने बहुत सारे जो यहाँ के जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं उन पर फीचर्स वगैरह हमने काफी बनाए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतना काम होता है तो वो सब याद आता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कई संस्थानों में जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद में जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब बहुत कुछ कहने के लिए बचता नहीं है उनके पास, लेकिन रेडियो में नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके पास में बहुत कुछ आत्मसंतुष्टि का भी काम है, और समाज को एक तरह से चीजों को संरक्षित करने की जो एक अवसर मिलता है पूरे जीवन में, क्योंकि समय तो बहुत निर्दयी होता है, वो बहुत तेजी से आपकी चीजों को विस्मृति में डाल देता है। सही बात है, बहुत लेकिन हाँ, समय बहुत निर्दयी है और वो भुलाने की हर संभव कोशिश समय की होती है, काल की। लेकिन हमने और आपने रेडियो स्टेशन पर रहकर जो काम किया है वो हमेशा रहेगा। आज उठाकर देख लीजिए सर कि आज आकाशवाणी पर रामचरितमानस का प्रसारण होता है। जब हमने ज्वाइन किया था 94 में, तब रिकॉर्डिंग हुई थी मेरे ख्याल से। कितने महान लोग थे कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, और बहुत मतलब बॉलीवुड के और संगीत के जितने भी टॉप के गायक हैं, वो रामचरितमानस सतीश भाटिया जी ने, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन कितना बड़ा उन्होंने काम किया है कि मतलब अद्भुत काम है। लता जी से लेकर और बाद के जो कलाकार हैं सबने रामचरितमानस गाया। तो ये जो काम है ये सर भुलाया नहीं जा सकता। ये ऐतिहासिक काम हो गए हैं जिन लोगों ने, तो हमें भी अपने हमारे केंद्र पर जो यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उसके संरक्षण के लिए, यहाँ के लोक संगीत को, यहाँ के जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसके लिए हमने पूरा काम किया है। और अभी मैं बताऊं आपको कि अभी जो माननीय मोदी जी का जो मन की बात कार्यक्रम होता है, 100वीं कड़ी अभी प्रसारित हुई है, उसके ऊपर मैंने एक शतक संवाद शतक करके, और मैंने एक कार्यक्रम बनाया, आधे घंटे का कार्यक्रम बनाया कि वो मन की बात कार्यक्रम ने किस तरह से हमारे समाज में चेतना जागृत की, और उसका क्या सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर प्रतिभाओं को आगे लाने में। तो एक विशेष कार्यक्रम वो मैंने तैयार किया। तो ये इस तरह के काम हैं जो करके लेकिन जीवन में मेरी एक जिज्ञासा है ये पूछने की, आप तो आकाशवाणी में होते हुए जहां पर संगीत भी है और बहुत सारी कलाओं का मिश्रण है, तो आप तो गाते बहुत अच्छा है, आपका गायन बहुत बढ़िया है, तो संगीत सीखने में क्या संकोच रहा आपको? संगीत क्यों नहीं खुद आपने सीखा? देखिए बहुत सारे ऐसे अवसर आए कि मुझे बहुत अच्छे गुरु गांव में मिले और उनके साथ में मैं बैठा भी, लेकिन ये तय है कि मैं हारमोनियम बजाना या कोई साज बजाना मैं सीख नहीं पाया। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं जब गाता हूं तो बेसुरा नहीं होता और बेताला भी नहीं होता। इतनी सीख मैंने सीखी है। और बहुत सारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाती हैं, और मेरी तो जो है ये जो दोहों की किताब है, इसका शीर्षक देखिएगा आप, शिखरों के हकदार। क्या बात है, ये जो 2012, तो इसका हाँ, इसको मैंने निदा फाजली साहब को भेजा था, तो उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया इस किताब पर, और काफी मुझे फोन करके और उन्होंने कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है दोहों में। बहुत सारी 10 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं उस बातचीत को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर मैं उस बातचीत को रिकॉर्ड कर पाता उस फोन को, तो मेरे लिए वो भी एक अच्छी चीज रहती। उन्होंने अच्छा, अब आप कुछ सुनाइए। अब आप बहुत समय हो गया है, आपकी बहुत सारी, आपने गीत खुद लिखे हैं बहुत अच्छे, तो कोई एक गीत गा के सुनाइए।
हमारे मित्र आ, इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा जी आपको, जी सुनिए सुनिए सुनिए, जी रेणुलता कौल जी कश्मीर की जी। बहुत बड़ी गायिका हैं, हमारे साथ जुड़ गई हम्म हैं लखनऊ से। रमेश चंद्र हम्म शुक्ल आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, वो भी जुड़ हम्म। गए। और वाह। सरिता कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। सबका हम्म। स्वागत कर रहा हूँ। जी बताइए। जी जी। वाह वाह। एक गजल है। अ, गजल और गीत आप जानते हैं कि मामूली सा अंतर होता है। यूं तो बड़ा अंतर होता है, लेकिन जब लोग गाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसके बारे में, उसके व्याकरण के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो एक गांव की पृष्ठभूमि पर ही एक गजल के दो तीन शेर मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। जो पहले हमारे चिट्ठियां आती थी, वो चिट्ठियां बंद हो गई। वो चिट्ठियां जब बंद हो गई तो उन चिट्ठियों के साथ में बहुत सारी चीजें जो खुशबू जैसी हुआ करती थी, वो बंद हो गई। तो क्या बात है। गजल का जो मतला है, वो सुनाता हूं मैं आपको किस तरह से जो है। आपका स्वागत है। हाँ। गांव से चिट्ठियां नहीं आती, गांव से चिट्ठियां नहीं आती, इत्र की शीशियां नहीं आती, गांव से चिट्ठियां नहीं आती, इत्र की शीशियां नहीं आती। शेर सुनिए। हाँ, खौफ कालीन का बिछा घर में, खौफ कालीन का बिछा घर में, खेत की मिट्टियां नहीं आती, खौफ क्या बात। कालीन का बिछा घर में, खेत की मिट्टियां नहीं नहीं आती। क्या बात है, आती, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इत्र की शीशियां नहीं आती, गांव से चिट्ठियां नहीं आती, काग बोला नहीं हुआ अरसा, काग बोला नहीं हुआ अरसा, देर तक हिचकियां नहीं नहीं आती, आती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत देर अच्छा। तक हिचकियां नहीं आती, इत्र की शीशियां नहीं आती, गांव से चिट्ठियां नहीं आ। एक बहुत मार्मिक शेर है, इसमें सुनाता हूं आपको। स्वागत है आपका। कि अब कि अब ना बाबुल रहे ना माँ घर में, अब न बाबुल रहे न माँ घर में, माई के बेटियां नहीं आती, क्या, फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए, बहुत अब बढ़िया। न बाबुल रहे न माँ घर में, माई के बेटियां नहीं आती, इत्र की कैसी बेटियां थी वो, कि इत्र की शीशियां नहीं आती, गांव से चिट्ठियां नहीं आती। क्या बात है, सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब देख लो, थैंक यू सर। बात करते करते
एक लगभग 1 घंटे से ऊपर निकल गया, पता नहीं हाँ, चला। 1 घंटा 4 मिनट। और सबसे बड़ी बात क्या है रामनारायण जी, कि हमारे जी, मित्र, बहुत सारे मित्र लगातार जुड़े हैं और हमारा जी, कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ, आत्मीय धन्यवाद मेरा, के लिए इतना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से मेरा हौसला भी बढ़ जाता है और मेरे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हैं वे भी जी, समझते हैं कि रैना साहब का ये पटल अब कितना लोगों को लाभान्वित कर रहा है। बहुत बहुत, हुँ, और ये सब अब ये तो उन्हीं का है, उन्हीं की सफलता है जिसकी वजह से ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा, शुरू में आपने एक मांड सुनाई थी, क्योंकि जी, जी। अब बहुत सारे मित्र हमारे साथ लगभग जुड़े, उस समय तो इतने सारे मित्र हुँ, हुँ। नहीं थे। मैं चाहता हुँ, हूं हुँ, कि हुँ, उसमें हुँ। से आप थोड़ा अंश, एक दो अंश और सुनाइए जो शुरू में आपने मांड सुनाए। जी जी। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ममाड़ मुझे बहुत वो पसंद है दरअसल। वो हो बहुत और अच्छा। तो मैं सुनाता हूँ आपको। हज केसरिया बालम, हाँ ओ नी पधारो मारे देश जी, हाँ जोड़ीरा बालम, आओ नी पधारो मारे दे, हाँ पधारो मारे हो देश जी, पधारो मारे दे, साजन यूं मत जान जे, थे बिछड़ा मोहे चैन, हो साजन तू मत जान जे, थे बिछड़ा मोहे चैन, जैसे जल बिन माचड़ी, तड़पत हूँ दिन रैन जी, ओ थाने काई प्यारो पर दे, हो जी क्या बात है। थाने काई प्यारो पर दे, हाँ केसरिया बालम, हे आओ नी पधारो मारे देश। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये किसको पसंद नहीं आएगा, तो हमारे लगातार मित्र जुड़े हुए हैं। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और आपकी आवाज कितनी सुरीली है, क्या बात है, क्या बात है, मिठास है आपकी आवाज में। तो अच्छा, ये बताइए कि शायरी के अतिरिक्त, या आप गीत सुनाते हैं, उसके अतिरिक्त आपकी क्या रुचियां हैं और विशेष रूप सर से? मैं बताऊं आपको कि संगीत और कविता दोनों मेरे आत्मा हैं, और अ, इनके बिना तो मैं अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता। दोनों सांसों की तरह बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। इसके अलावा मुझे पहले जो नृत्य था उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। सही बात मैं बताऊँ, बहुत सालों तक मेरी कोई ख़ास रुचि नहीं थी। लेकिन जब मैंने कुछ फ़िल्मों के नृत्य, जो बहुत हमारी जो अ कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें बहुत शास्त्रीय नृत्य हुए हैं, उनको जब मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी रुचि हुई। और ख़ास तौर से एक गीत का मैं आप यहाँ ज़िक्र करूँगा, जैसे पिया तो से नैना लागे रे, उसका जो नृत्य है, अद्भुत नृत्य है। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, ये जो रागिनी है, जो राजकुमार और उन पर फ़िल्माई गई, इसका जो नृत्य है, और घूंघट नहीं खोलूँगी पिया तोरे आगे। ये जब मैंने नृत्य इनको देखा तो मैं पागल हो गया। और फिर मेरा ये जो शास्त्रीय नृत्य हुए हैं फ़िल्मों में, ये ज़बरदस्त, मैं इनको बहुत रुचि से इसमें देखता हूँ। इसके अलावा जो हमारे लोक नृत्य हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका तो कोई जवाब ही नहीं।
चाहे हमारे राजस्थान का जो घूमर है, इसके अलावा हाय और भी क्या यहाँ बात पर, है। हाँ, जा है ना? तो ये तो क्या है, हमारे हमारे रक्त में रची-बसी चीज़ें हैं और ये मेरी ज़बरदस्त रुचि की चीज़ें हैं और आजकल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं गाँव में जाता हूँ, तो वहाँ जो लोक नृत्य होते हैं, तो वो उनको मैं लाता हूँ और उस पर लोगों के सामने रखता हूँ। अ इसके अलावा जो हमारा जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य को मैं हाँ, जो हमारी चर्चा होती लोक संगीत, एक बहुत एक कमी रही हमारे यहाँ पर, जो हाड़ौती से मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिला राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, ये बहुत बड़ा राजस्थान का बड़ा हिस्सा है सर ये। तो ये लोक संस्कृति के मामले में बहुत समृद्ध इलाका है और हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति बहुत हाईलाइट हुई, वहाँ के कलाकार विदेशों में लगातार गए, आज भी जाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो लोक संस्कृति, यहाँ का जो लोक संगीत है, वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। हाँ, यहाँ का जो चक्री नृत्य है, हमारे गाँव के नज़दीक है चक्री कंजरी नृत्यांगनाएँ, वो सबसे ज़्यादा देर तक नृत्य कर सकती हैं, उनसे ज़्यादा लंबा नृत्य कोई कर नहीं पाती। वो जब सोवियत संघ में भारत महोत्सव हुआ, आपको याद होगा, पहली हम्म बार, हम्म हम्म हाँ, मैं बहुत छोटा था उस समय। उस समय हमारे यहाँ की चक्री नृत्यांगनाएँ सोवियत महोत्सव में, भारत महोत्सव में, सोवियत संघ में, रूस में, मॉस्को में गईं, यहाँ से हमारे इलाके की। तो वो क्या बात एक है। अद्भुत, हाँ, अद्भुत काम है, अद्भुत नृत्य है वो, चक्री नृत्य जिसको बहुत सुंदर नृत्य है। तो इसी तरह से मेरा मन है कि ये जो यहाँ की जो समृद्धि है और यहाँ का जो लोक संगीत है खास तौर से, वो विधिवत ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अभी भी आकाशवाणी अपनी सीमाओं में काम करती है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि उसके लिए आपको एक अभियान के रूप में लगना पड़ेगा। तो मेरा जो एक एक जो एक मिशन के रूप हाँ, में उसको लेना हाँ, पड़ेगा, एक तभी मिशन तभी के रूप, तभी ये। जी 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 जी। तो मैं चाहता हूँ कि कभी मैं बड़े स्तर पर इस काम को करूँगा अपने लेवल पर, ये मेरे जीवन का आगे एक मुझे रास्ता दिख रहा है कि मुझे क्या करना है आगे। हमारी तो शुभकामनाएं काम आपके साथ है। आपके बहुत साथ, सारा और काम है। जितने जितने सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए थे उनका भी हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब ये बताइए कि अंत में जो मित्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अभी भी, उनके लिए 2 शब्द जी, कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो बहुत ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा है। आप सब बड़े महानगरों में रहने वाले लोग हैं, कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई अमेरिका के और बड़े शहरों में रहते हैं। मैं एक छोटे शहर में कोटा में निवास करता हूँ। इससे भी एक और चीज़ है कि मैं एक बहुत छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, जहाँ 1990 तक बिजली नहीं आई थी, मैं बताऊँ आपको। वहाँ हमने किस तरह से अपनी पढ़ाई की, केवल रेडियो एकमात्र साधन था हमारे सामने और रेडियो सुन-सुन कर ही हम पूरे दुनिया से जुड़े हुए रहते थे। तो आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी बातें सुनी। मुझे कई बार लगता है कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि अ, कोई ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा बोल गया हूँ। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि महानगरों में जिन लोगों के हाथों में चीज़ें हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की, चाहे अकादमी लेवल पर हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के स्तर पर हों, तो आपकी दृष्टि अब महानगर से गाँवों की और छोटे कस्बों की, छोटे शहरों की ओर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रतिभाएँ बहुत भरी पड़ी हैं। अभी भी मैं 30 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ। मैं एक लोकल रेडियो स्टेशन पर काम करता हूँ और जहाँ तक उसकी प्रसारण क्षमता है, वहाँ लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मैं अभी भी ये स्वीकार करता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। आप लोग इस तरह से, आपको लगता है, ईमानदारी से लगता है कि इस आदमी का स्थान कहाँ होना चाहिए। आपके हाथ में अगर कुछ है, तो उसकी प्रतिभा को वो मंच, उस स्थान पर लाना चाहिए।
हमारी मैं ही नहीं, शुभकामनाएं हाँ, आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं हाँ, आपके साथ है। तो बस आप मैं आगे इतना ही आगे कहना चाहता हूँ। विकास बढ़ते रहिए। और देखिए ये संसार बहुत बड़ा है और ईश्वर की कृपा आप पर है। आप तो माँ सरस्वती की कृपा आप पर है, तो आपको और क्या चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम नारायण हल्दर जी, आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ गए। बहुत आनंद आया, आज बहुत आनंद आया। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कभी और समय मिलेगा तो आपके साथ और बातचीत, खुली बातचीत होगी। अब आज के जी, इस कार्यक्रम में बस यहीं पर हम विराम देते हैं। नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। सभी पूरे लाइव के दौरान जितने भी हमारे दर्शक और श्रोता जुड़े रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय रैना साहब का तो बहुत ही कि उनकी दृष्टि मुझ जैसे बहुत अल्पज्ञ मैं अपने आप को मानता हूँ, इतने वरिष्ठ प्रसारण कर्मी हैं, बहुत ऐतिहासिक काम रेडियो में किया है आप लोगों ने सर। हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपकी दृष्टि मुझ पर गई, तो मैं बहुत-बहुत पूरे कोटा नगर की तरफ से, पूरे हाड़ौती राजस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मित्र, नमस्कार। मित्रों, इनको जानिए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज कोटा राजस्थान से जुड़े थे सुपरिचित शायर, कवि, गीतकार और प्रसारण कर्मी श्री राम नारायण मीना हल्दर। इसके साथ ही जो मित्र हमारे साथ जुड़े थे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर हम संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार।